बहुत ही अच्छा दिन है आज मकर संक्रांति का दिन है। ये तो पूरे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए उत्सव है, तो है। भगवान का दिन है और ये संध्या का समय है जब हम सब भगवान का नाम याद करते हैं। और इस आनंदमय वातावरण में आपको यहाँ देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू। और मैं चाहता हूं कि हमारे जो बहुत ही होनहार विद्यार्थी हैं सॉइल के, जो आप इंडस्ट्री में पढ़ रहे हैं, वो इस अपने बारे में कुछ कहें। और आज Yes. की पूरी चर्चा हम हिंदी में करेंगे। तो विराल जी, आप भी अपने बारे में कहिए और फिर मैं गोविंद काका से कुछ सवाल पूछूं। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। गोविंद काका एज ए को होस्ट मैं आपका स्वागत करता हूं। सबके लिए आज शुभ दिन तो है ही, मेरे लिए आज स्पेशल दिन भी है। तो मैं पिछले 4 साल से मैवरिक सिस्टम में एज ए बिजनेस फाइनेंस मैनेजर सेवा कर रहा हूं। सॉइल से पहले 4 साल के लिए मैं गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन में एज ए कंपनी सेक्रेटरी काम कर रहा था। तो मुझे आज बहुत ही खुशी हो रही है आपका स्वागत करके, और बहुत ही ज्यादा खुशी होगी आपसे और बात करके। धन्यवाद। थैंक यू। तो गोविंद काका, ये पहले बताइए, अपने बारे में बताइए कि आपका का जीवन कहाँ से आरंभ हुआ, कैसे आप इस विश्व में आए, और पहले अपने जीवन के बारे में पूरी अपनी कहानी बताइए शुरू से। धन्यवाद। हाँ, बहुत अच्छा अनिल जी, आपको नमस्कार सबसे पहले। और आपने पहले बोला कि महापुरुष को मिला, हम कुछ नहीं है, हम एक मानव बन जाए तो बहुत है, बस मानस बनने का है, दूसरा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा विराल जी, नमस्ते। और अभी मेरा जीवन तो भगवान की दया से एकदम छोटे से अभी तक का जीवन में बहुत पाया। दाखिला तरीके मेरा जो जन्म हुआ बहुत छोटा गांव, 700 की आबादी का था, सौराष्ट्र में, वेस्ट गुजरात में, सौराष्ट्र में। हम कृषि किसान लोग, तो जनरेशन टू जनरेशन किसान है। मैं 7वीं पढ़ रहा था, मेरा बड़ा भाई 6 महीने पहले सूरत आया था डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए, और वहां आया भाभी को लेने को, तो मेरे बोला चल गोविंद तेरे को सूरत आने का है, आवाज आवे। तो मैंने बोला कि अभी 7 का एग्जाम दे दूं, बाद में मैं आऊं। और बोला अभी पढ़ने का ही नहीं है तो एग्जाम का क्या काम है, चल। तो वो मेरे को 7 का एग्जाम नहीं दिया और सूरत लेके आया। जब मैं सूरत आया, सूरत की आबादी खाली 3 लाख नहीं थी, 2,75,000 की थी। इतना छोटा सूरत था। आज मोर देन 6 मिलियन, 20 टाइम सूरत। तभी डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग में ओनली 200 वर्कर थे, आज नियर टू 1 मिलियन, 10 लाख लोग। तो इतना 200 लोग था डायमंड में, तभी मैं आया 1964 में। आके 6 साल मैंने फैक्ट्री में काम किया। 103 रुपया का पगार से शुरू किया और लास्ट पगार मेरा 600 का था। फिर हम 3 लोग साथ में काम करते थे, 3 फ्रेंड। तो हमारा 2 फ्रेंड ने 2-2 हजार निकाला, मैंने 1 हजार निकाला। 5 हजार में कंपनी शुरू की 1970 में, 12 मार्च 1970 को। फिर बढ़ता गया और फर्स्ट टाइम 1977 में मैं बेल्जियम गया, ओवरसीज में। मैंने बोला ये भी एक दुनिया है। फिर तो हर मंथ में जाता रहा, बिजनेस बढ़ता रहा। बीच में एक अकस्मात भी आया 1983 में। हमारा 3 पार्टनर में से एक पार्टनर का कैंसर के हिसाब से देहांत हो गया। तो हम 2 पार्टनर थे, तभी हमारा जो पार्टनर एक्सपायर्ड हो गया, उनका बड़ा लड़का 12 साल का था, छोटा 8 साल का था।
तो हमने उनकी पार्टनरशिप और 12 साल रखी टिल 95। 95 में उनका बड़ा लड़का 24 साल का हुआ, छोटा 20 साल का हुआ, तभी उनका शेयर उनको सौंपा। और आपको जान के आनंद होगा कि उनका फादर जितना लाख रुपया कंपनी में रख के गए थे, इतना करोड़ रुपया उनके बेटे को मिला 12 साल के बाद। ये हमारी जो जीवन की अचीव है वो है कि भाई हमने हमारा पार्टनर के लिए कुछ किया जीवन में। उनके बाद में हम तीनों पार्टनर से, तीनों सेपरेट हो गया, बड़ा फैमिली हो गया, 3 फैमिली। तो अभी हमारा कंपनी, हमारा फैमिलियर कंपनी है, मेरा भाई का लड़का, बहन का लड़का, और लास्ट 25 साल ईयर्स से ये फैमिलियर कंपनी चल रही है। आज SRK में श्री राम कृष्ण एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी का ज्यादा करके जो टर्नओवर है 1.3 बिलियन का है, 9,300 करोड़ का लास्ट टाइम है। मगर हमारा मोर देन 75% बिजनेस ऑनलाइन है। तो मगर हमारा बिजनेस B2B है, B2C नहीं, कंज्यूमर में नहीं। अमेरिका से लेके जापान तक जितना शॉप वाला लोग होता है, डायमंड ज्वेलरी शॉप वाला, ये हमारा माल खरीदते हैं। डायमंड फैक्ट्री वाला, ज्वेलरी फैक्ट्री वाला, वो लोग लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं। तो क्योंकि हमारा आज SRK का शाख पूरा वर्ल्ड में ऐसा है कि डायमंड देखने की जरूरत नहीं है। अगर SRK बोलेंगे कि ये डायमंड ये क्वालिटी का है तो वही क्वालिटी का वही निकलेगा। और ऑनलाइन में अगर कोई वापस देना चाहे तो दे सकते हैं, मगर 12 साल में एक भी डायमंड वापस नहीं आया। ये हमारा अचीवमेंट। बहुत ही अच्छा। तो ये बताइए कि शुरू में तो ये बताइए कि ये नाम श्री राम कृष्णा, दोनों भगवान के आपने राम एक ही कंपनी के अंदर रखी है, ये कैसे हुआ, इसके बारे में बताइए। धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। तो मैं डोंगरे जी महाराज के प्रभाव में हूँ। डोंगरे जी महाराज एक भागवत कथाकार थे। तो ये नाम के पहले में थोड़ा मान कैसा, बिजनेस कैसा बढ़ा, वो भी आंसर दे दे, 2 आंसर आ जाएगा। 1968 में मैं वर्कर था, तभी मैं काम करता था। संडे आफ्टरनून फैक्ट्री बंद रहती थी। हम 3-4 फ्रेंड, भागल बोलते हैं सूरत में, एक शाक मार्केट है और भागल उसको बोलते हैं, पहला वहां ही दरवाजा था सूरत का। तो ये भागल पर हम लोग गए, वहां कथा चल रही थी डोंगरे जी महाराज की। मैंने नाम नहीं सुना था उनका। सब लोग बोले कि मैंने एक कान पर आवाज आया, तो मेरा कोई पूर्व का योग होगा, पूर्व जन्म में मानता हूं, तो कोई योग होगा। तो मैंने बोला कि मेरे को एक कथा सुनने का है। तो मेरा सब फ्रेंड के अभी क्या यार, तू चलो घूमने को जावे अपने चौपाटी पर। मैंने बोला मैं बैठता हूँ, आप जाओ। मैं बैठ गया। मेरे को इतना आनंद आया। तो मैं जब कथा खत्म हो गई तो हमारा बॉस के घर पे चला गया। लालजी भाई खैनी था उनका नाम। मैंने बोला कि लालजी भाई मैं 7 दिन काम पर नहीं आऊंगा, मेरे को कथा सुनने का है। ये बोला कि तू कथा अगर सुनेगा तो मेरी चैनल में तू एवरीडे रूटिंग का 20 डायमंड बनाते हैं, तो मेरे को 8 लोग बैठ जाए, उसको काम कैसे मैं दूंगा। तो मैंने बोला 20 का रास्ता निकाले हम। मैं रात में आके 8 डायमंड 20 बना दूंगा। मैं पूरा दिन कथा सुनूं, रात में आऊं बना दूं। उसने हाँ बोल दिया। तो मैं शाम को 6:30 बजे फैक्ट्री पर जाऊं और 12-1 बजे तक में 20 डायमंड बन जाए। सुबह में फिर कथा में मेरे को ये आनंद आया कि डोंगरे जी महाराज ने बोला कि आपको मान चाहिए तो आपको भरपूर मिलेगा और मुफ्त में मिलेगा, कोई खर्चा नहीं है। मैंने सोचा मेरे को तो चाहिए, क्योंकि दैट टाइम आई एम ओनली 17-18 इयर्स ओल्ड। तो मैंने बोला कि मेरे को तो कोई मान नहीं देता। तो मैंने बोला, तो उसने बोला मुफ्त में मिलेगा, ये तो और अच्छी बात है। वो बोला
कि ये सृष्टि का नियम है कि आप दूसरे को जो दो वो आपको वापिस मिलता है। तो आप सबको मान देने को शुरू कर दो तो आपको मान मिलेगा। तो मैंने सोचा कि बहुत सही बात है। मैं कथा खत्म हो गई, फैक्ट्री में गया। हम 40 लोग थे फैक्ट्री में, 15 से 25 साल का, सब यंगस्टर। तो हम सबको नाम से बुला, मेरे को सब गोविंदा बोले। अगर भगवान भाई होता तो हम भगो बोलते, वीर जी भाई हो तो वीरो बोलते, लालजी भाई है तो लालो बोलते। तो मैंने जाके सबको, हमारे गुजरात में भाई बोले मिस उसका रिस्पेक्ट हो गया, तो मैंने सबको भाई बोलने को शुरू कर दिया, आप बोलने को शुरू कर दिया। तू किसी को नहीं बोलने का, आप बोलने का। तो सब लोग मेरे को बोले कि ये गोविंदा नु खसी गयु छे, वो खिचक गया है, क्यों कि ये ऐसे ऐसे क्यों बात करते हैं। तो मैं कुछ नहीं बोलूं, खाली हंसी दूं। 2 महीने में ऐसा चमत्कार हुआ, तो पूरा फैक्ट्री में मेरा रिस्पेक्ट बढ़ गया। बॉस अगर चाय मंगावे तो आधी चाय मेरे को पिलावे, तो मेरा तो बॉस के पास मेरा सीट बन गया। और मेरा अगर कोई मश्करी करे तो 3 लोग आ जावे, ए गोविंद भाई का नाम मत लेना, ये गोविंदा था। 2 महीने में मुफ्त में गोविंद भाई बन गया। मैंने बोला ये तो फॉर्मूला बहुत अच्छी है। फिर मैंने, मेरा छोटा भाई अर्जुन भाई था, अभी जो बात कर रहा था ना आपके साथ, वो हमारा पौत्र, ये अर्जुन भाई का पौत्र है, तो ध्रुव। तो ये अर्जुन भाई को मैंने आप बोलने को शुरू किया, छोटे भाई को, उनको भी नवाई लगा। फिर मैंने जिंदगी में सबको आप बोलने का शुरू किया। तो क्या उसका नतीजा हुआ, आज 50 साल के बाद, 50 साल में किसी ने मेरे को अपमान नहीं किया। 50 साल में, क्यों? मैंने किसी का अपमान नहीं किया, किसी ने मेरा नहीं किया। तो 50 साल से ये हो गया। उसमें फायदा क्या हुआ कि हमने जब 70 में फैक्ट्री शुरू की, जब वर्कर आया तो हम वर्कर को आप बोलते थे, उनको नवाई लगा, ताजुब लगा, शेठ हमको आप बोलते हैं। तो वो दूसरा वर्कर लेके आए, दूसरा लेके आए, तो हमारा फैक्ट्री जहां 5 साल में बनना चाहिए वो 2 साल में बन गई, क्योंकि वो सब लोग वर्कर सामने से अच्छे लोग आने लगे। तो मैंने आपको बोला ऐसा कि उनके हिसाब से सब बढ़ गया। तो आपने बोला कि कंपनी का नाम कैसे रखा, तो डोंगरे जी महाराज ऐसे बोलते थे कि अगर आपको कोई काम करने का है तो भगवान को साथ में रखो, भगवान का भाग रखो, तो भगवान आपकी मदद करेगा। तो मैंने बोला, मैंने सोचा जब भी नाम अपने कंपनी का शुरू करने का था, 2 भगवान पसंद थे, राम भी पसंद थे, कृष्ण भी पसंद, किसको छोड़े, तो दोनों का नाम रख दिया। तो किसी ने मेरे बोला अगर आप राम कृष्ण रखेंगे तो सब राम कृष्ण परमहंस समझेंगे। तो मैंने, वो इसमें क्या बात है, वो समझे बहुत अच्छा है, ये भी महान पुरुष है, कोई कुछ भी समझे। मेरा हृदय में है कि मेरा 2 भगवान मेरे साथ में है, बस ये खत्म। तो फिर हमको लक्ष्मी तो चाहिए, तो हमने श्री राम कृष्ण रखा, तो श्री हो गया, तो फिर हो गया SRK आज। तो ये कंपनी का बहुत बढ़िया। अच्छा गोविंद काका, एक बात और बताइए, जैसे आपकी संस्था आरंभ हुई और उसका एक तरह से आपने, आपकी वहां से पहल हुई, शुरुआत हुई, उसके बाद ये कैसे आगे बढ़ती गई और कैसे आपको बाहर के देशों में काम करने के लिए मिला? और आपने तो कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी, खुद आप अपने आप सीख रहे थे, डोंगरे जी से सीख रहे थे, तो आपको ये कहां से सीख मिली कि कैसे इतनी बड़ी कंपनी बनानी है, उसको आगे? लोग कहते हैं इसमें सिस्टम होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना चाहिए, तो ये सब आपको कहां से सीखने को मिला और ये भगवान की कृपा से आपके अंदर ये कैसे आगे बढ़ी? ये मैंने पहला आपको बोला, ऐसे मैं पूर्व जन्म को मानता हूं, इसलिए मानता हूं
कि जैसे ये 17 साल की उम्र में मेरे को भागवत के कथा में कैसे इंटरेस्ट आ गया, कोई पूर्व का योग होगा तो आया होगा, ऐसे मैं जब 10 साल का था गांव में, हमारे गांव में कुछ नहीं देखा, खाली धुड़िया। हमारे गांव में कोई पत्थर नहीं था, कोई मकान में नलिया, विलायती नलिया नहीं था, सीमेंट कंक्रीट कुछ भी गांव में नहीं था, खाली लिपण का अगर पूरा गांव ऐसा था, माटी। और हमारे गांव में एक 10 बाय 10 की रूम में स्वामीनारायण का मंदिर था, तो उसमें एक साल में एक बार साधु लोग आते, 2-3 दिन रुके जाते थे। वो लोग कई पुस्तकों लेके आते थे, तो एक बार वो गीता जी भी लाए थे, श्रीमद् भगवत गीता। मेरे हाथ में वो, मैं कबाट में देख रहा था पुस्तक ऐसे, तो मेरा हाथ में वो गीता जी आ गया। जब मेरे हाथ में गीता जी आया तो आज मेरे को मालूम पड़ता है कि वो तो समाधि अवस्था था, तभी मालूम नहीं था कुछ, मगर ये समाधि अवस्था जैसा मेरे को लगा। तो ये गीता जी हमें पढ़ने लगा, गुजराती में पूरी पढ़ ली, संतोष नहीं हुआ, दूसरी बार पढ़ा, कुछ समझ नहीं पड़े, तभी तो रसवाई गिर गए, व्याकरण कुछ भी मालूम नहीं था, ग्रामर में कुछ भी, तो पढ़ लिया। फिर मैंने लगा कि मेरे को उसको मौखिक करने का है, कैसे हो गया मालूम नहीं, कोई गुरु नहीं, किसी ने बताया नहीं, ऐसे ही मेरे हाथ में आ गई और मेरे को इंटरेस्ट आ गया। तो मैं जब सूरत आया, 13 साल की उम्र में था, तभी आधी गीता तो गांव में पक्की हो गई थी गुजराती में, और आधी सूरत आके किया। 16 साल की उम्र में पूरी गीता जी मौखिक हो गई। तो ये कौन करता है? अगर पूर्व जन्म नहीं है तो किसने किया हो? ये इसलिए मैं खुद मानता हूं, सब लोग माने ऐसा नहीं है। अपना अभी जो सुन रहे हैं इसमें से 85% नहीं मानते होंगे पूर्व जन्म को, आपके उसको मनाना भी नहीं है, मगर मैं मानता हूं क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है। मैं जब पहली बार 2013 में IIM में गया लेक्चर देने को, तो विद्यार्थी का पहला क्वेश्चन यही था कि हमने आपको ऑनलाइन पहला देखा, तो आपको पूरी गीता जी मौखिक है? तो मैंने बोला हाँ। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि जिसको पूरी गीता पक्की होती है वो कभी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होते, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं इसको कभी पूरी गीता मौखिक नहीं होती है। तो ये दोनों आपको कैसे हो गया? फिर मैंने ये कहानी उसको सुनाई थी ऐसे। तो ये मैं पूर्व जन्म को इसलिए मानता हूं। और गीता जी, मैं आज बोलता हूं कि जो गीता जी है ये मैनेजमेंट का गुरु है। कोई भी आप बिजनेस करे, सर्विस करे, लीडर बने, काम करे, लीडर के नीचे काम करे, कोई भी काम करे, गीता जो है वो मैनेजमेंट का गुरु है। तो गीता में जो है कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो गीता में आपको नहीं मिलेगा। अगर आपका क्वेश्चन जीवन का है 10, 20, 30, 40, पहले आप लिख लो पूरा और फिर गीता लेके बैठ जाओ, तो आपको उसमें से सब आंसर मिल जाएंगे। 30, 40 जितना भी क्वेश्चन है, ये गीता जी है। बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि मैं 5 साल का था जब मेरा सौभाग्य था कि हमारे जीवन में स्वामी चिन्मयानंद जी आए। और स्वामी चिन्मयानंद जी ने तो भगवत गीता के ऊपर पूरे विश्व में उसका प्रचार किया। और वो अंग्रेजी में बोलते थे, पर बचपन से ही हमें गीता में सीखने को मिला। और मैं भी ये समझता हूं कि मेरे जीवन में जो भी अच्छा काम हुआ है वो हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से और उनकी शिक्षा से हुआ। जय हो। और मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जैसे आपने भगवत गीता का नाम लिया, उसमें बहुत अच्छी ऐसे लिखा हुआ है, पर आपने उसको कैसे अपनी संस्था में, कैसे उस प्रचार की वजह से आपने कैसे अपने दूसरों को अपने साथ जोड़ा? और जैसे गीता में बताया जाता है कि कैसे गुणवत्ता को आगे हम बढ़ा सकते हैं अगर हम सिर्फ कार्य की तरफ ध्यान दें और उसका जो रिजल्ट है उसके बारे में ना सोचें। तो ये महेंद्र सिंह धोनी हमारे क्रिकेट प्लेयर भी बोलते हैं, अगर आप सिर्फ प्रोसेस पे फोकस करेंगे, कार्य की तरफ देखेंगे, तो आप हमेशा उसके अंदर
बहुत ही उसमें गुणवत्ता अच्छी होगी और आपके रिजल्ट्स की चिंता नहीं होनी चाहिए, ये हमको पता है। पर इतनी बड़ी संस्था में 6000 लोगों के अंदर ये सीख लानी और ये मूल्यों का वहां पर उसको आगे बढ़ाना, ये कैसे आपने किया, इसके बारे में समझाइए। सर ये रातों रात तो नहीं हो सकता, मगर अगर जैसा लीडर होता है ऐसा पूरी कंपनी होती है। ये विचार सब वहां होते हैं, ऐसे लोग वहां आते हैं, उसका विचार मिलता नहीं, वो चले जाते हैं। हमारी कंपनी में सर 6000 लोग में कोई व्यसन नहीं है। व्यसन माने के अल्कोहल दारू ना, वो बात नहीं है। नो गुटखा, नो सिगार, नो टोबैको, कोई भी व्यसन नहीं है। क्योंकि हमारी कंपनी का सेंटेंस है कि आप व्यसन छोड़ो अगर कंपनी छोड़ो। तो कंपनी में रहने के तो व्यसन मुक्त। तो आज 6000 लोग का, सात्विक लोग का मिलावड़ा है। तो ये मिलावड़ा रातों रात नहीं हुआ, ये 50 साल की करके उसको समझाया। पहले सब हम हर दिन ये प्रचार करते थे, पेपर में आवे कि उसने गुटखा खाया, कैंसर में उसका देहांत हो गया, हम ये हाईलाइट करते थे मैसेज कि हम हमारा उसमें नंबर नहीं आ जाए, हमको सोचने का है। ऐसा करते 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 पूरा मन बनाया सबका। और जब 5-10% रहा, 90% फ्री हो गया, तभी हमने ये लो निकाला। तो ये रातों रात नहीं, ऐसे करके सर कंपनी कोई भी है, कंपनी में आप काम करो, खुद कहाँ भी सर्विस करो, हमारा हम लीडर बनो, कोई भी क्षेत्र में, सबसे पहले है कि हमारे पास स्किल होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए और सिद्धांत माने के जो प्रिंसिपल होना चाहिए। अगर 3 होगा तो कोई नहीं, मगर किसको होना चाहिए? लीडर में होना चाहिए। हमारे सौराष्ट्र में कहावत है, कुआं में होगे तो हवाड़ा में आएंगे। उसमें तो सबको मालूम नहीं पड़ेगा, मगर गांव के पादर में पशु के लिए पीने के लिए एक हवाड़ा रहता, हम हवाड़ा बोलते, आप लोग क्या बोलते मालूम नहीं। पूरा गांव का पशु वहां पानी पीने को आते हैं, मगर वो पानी कहां से आएगा? नीचे कुआं में से। उसको कुआं को आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बोर। बोर, हाँ, वेल। हाँ, वेल वेल वेल। अगर वेल में पानी होगा तो ही हवाड़ा में आएंगे ने। ऐसे लीडर में अगर होगा तो ही नीचे आएंगे। तो लीडर में होना चाहिए। हमारी कंपनी का सेंटेंस है, आई एम नथिंग बट आई कैन डू एनीथिंग। क्यों? 30 साल हो गया। की पर्सन को लेके मैं बैठा था, 50 लोग थे। मैंने समझाया कि आप लोग यहाँ मैनेजर बन गए, की पर्सन बन गए, अभी आपको लगता होगा अभिमान आ जाएगा, आई एम समथिंग, मैं तो इतना काम करता हूं, मेरे लिए 50, मेरा हाथ नीचे 50 लोग काम करते हैं, मेरा हाथ नीचे 100 लोग काम करते हैं। देखो, आपको चांस मिल गया है। बाकी आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं वो आपसे, इसमें 50% लोग आपसे भी होशियार है, ये आपको मानना पड़ेगा। जैसे मैं मानता हूं कि आप 50 लोग बैठे हैं ना, ये 50 लोग में से 30 लोग ऐसा है जिसको मेरे से भी ज्यादा मालूम पड़ता है, मगर भगवान ने मेरे यहाँ बैठा दिया तो मैं यहाँ बैठा हूं। उसमें मेरे को कोई अभिमान करने जैसी कोई चीज नहीं है। तो ऐसे आप समझो। अरे अगर आप मानते कि हमको सब कुछ आता, अभिमान आ जाएगा तो आप गिर जाएंगे। क्यों? मैंने उनको समझाया कि आपको क्या आता है भाई, डायमंड के अलावा कुछ आता है? ये रूम में है, पंखा बनाने को आता है, आपको टेबल बनाने का आता है, चेयर बनाने को आता है, पेन बनाने को, मैं सब कुछ देखा। अब देख लो क्या आता है? कुछ नहीं। हम कुछ नहीं है, मान लो, एकदम ईगोलेस हो जाओ। फिर मैंने बोला आप लोग समझेंगे, हमारे से कुछ होता ही नहीं तो घर में बैठो ने, भगवान जो करेगा वही करेगा। तो मैंने उनको समझाया, देखो ये दुनिया में हम कार नहीं बना सकते, हम रेलवे नहीं बना सकते, हम प्लेन नहीं बना सकते, हम कुछ नहीं आज देखते, मगर हम चाहे और 1000 दिन का अगर हम कोई भी ले ले ट्रेनिंग, तो हम बस का कोई पार्ट भी बना सकते, कार भी बना सकते
और ट्रेन का भी बना सकते हैं। 1000 दिन का हमको ट्रेनिंग लेना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आई कैन, मैं कर सकता हूं। तो आई स्वभाव रखने का ईगोलेस, आई एम नथिंग, पर कॉन्फिडेंस रखने का आई कैन डू एनीथिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गोविंद काका, एक बात बताइए, इस तरह की संस्था को चलाने में जो आपके मूल्य हैं, वो उनके अंदर बहुत ही शक्ति होती है, और ऐसे मूल्यों को बनाना, क्योंकि आपने तो देखा होगा पिछले कुछ सालों से ये डायमंड ही ट्रेड के अंदर कुछ ऐसे व्यापारी और कुछ ऐसे बिजनेसमैन बने जिनके बारे में स्कैंडल हुए, ये हुए। तो एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो हमेशा अपना नाम टीवी में देते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर अंदर से उनका जो चरित्र है बहुत ही कमजोर है। और दूसरी तरफ से आप हमें भगवत गीता के बारे में बता रहे हैं और सात्विक विचारों के बारे में बता रहे हैं। तो आपने इस डायमंड ट्रेड में, जहां बहुत जैसे लोग हैं, दूसरे भी आए जिन्होंने इस इंडस्ट्री का नाम खराब किया, आपने कैसे इसको इस तरह से कैसे सब लोगों को सही मार्ग में जाने का मार्गदर्शन किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो जो लोग उदार होते हैं उनका इतिहास बनते हैं। उदार मीन्स उनका पैसा बांटे उसको उदार, एक अकेला नहीं, विचार का भी उदार, लेट गो करने में उदार। तो उदारता सब होती है। पति को माफ कर दे, उदारता हो गई। और मम्मी पापा बेटे को माफ कर दे, बेटा मम्मी पापा को माफ कर दे, सब उदारता हो गई। ऐसे उदारता होने चाहिए। लेट गो का एक स्वभाव होना चाहिए, धीरज होना चाहिए। तो हमारी कंपनी में हम ऐसे मानते हैं कि भाई सब लोग हैं, तो वो लोग भी, उनका भी जीवन बनाने का, उनको भी क्या चाहिए। तो सबसे फायदा हमारी कंपनी में है कि मैं वर्कर था 6 साल, तो मेरे को मालूम है वर्कर को क्या चाहिए। आज भी वर्कर के साथ में बैठ के खाना खाता हूँ, मेरे को जुदाई नहीं है। तो इससे हिसाब से उनको अपनापन रहता है। हमारा वो जुदाई नहीं। हमारी कंपनी में कोई बॉस नहीं बोलता मेरे को, शेठ नहीं है, काका अंकल है। तो एक फैमिली हो गया। तो एक फैमिली जो करने का है, तो उसके हिसाब से आप बोलते हैं ऑनेस्टी। तो हमने जब कंपनी 95 में रिस्ट्रक्चर किया फैमिलियर, तो हमारा सेकंड जनरेशन ने हमने 23 पॉइंट दिए थे कि कंपनी कैसी चलेगी। एमा एक पॉइंट था कि हम उधार माल नहीं लेंगे, अगर लेना पड़ा तो हम बिफोर टाइम पेमेंट करेंगे, कभी लेट नहीं करेंगे। और हम जिसको माल बेचेंगे, हमारा क्लाइंट है, उनको जो टाइम सर पैसा नहीं दे उसको दूसरी बार हम माल नहीं बेचेंगे। क्यों? कि लेट पेमेंट दे उसका मीनिंग होता है कि अगर तो वो लोभी है कि 4 दिन लेट पेमेंट करूं तो मेरे को ब्याज मिलेगा। अगर उनके पास पैसा नहीं है, तो जिसके पास पैसा नहीं है उनके पास भी हमको बिजनेस नहीं करने का है। अगर लोभी है तो अभी नहीं करने का है। तो सही लोग मिल जाते हैं। दूसरा एक पॉइंट लिखा था कि माल हम कभी बहुत सस्ता नहीं लेंगे, क्योंकि नहीं तो हमारा सप्लाई थक जाएगा। हम बहुत सस्ता माल लेंगे तो हम कभी महंगा माल नहीं बिकेंगे। अगर किसी ने 1-2% सस्ता बेच दिया कम प्राइस में, तो उसको माफ है। क्यों? कि वो दूसरी बार आएगा माल लेने को। मगर 1 और 2% महंगा वो माफ नहीं है। क्यों? हमारे को काम जनरेशन टू जनरेशन करने का है। अगर किसी को माल महंगा बेच दिया तो वो दूसरी बार आएगा ही नहीं। तो एक हमारा क्लाइंट पूरा जिंदगी भर का जाएगा, ये हमको पहचान नहीं। इसलिए हमारी कंपनी का जो अभी जो वैल्यू है, ये तो सब प्राइस हो गई कि भाई 10,000 करोड़ की कंपनी हो गई, सेल हो गया, सेल 1000 लोग, ये तो कीमत हो गई। मगर जो कंपनी की वैल्यू है इससे अनंत गुना ज्यादा है। क्यों? कि भाई लोग बिना देखे डायमंड क्यों लेते हैं? जीआईए का सर्टिफिकेट आता है, उसका डायमंड देखने में 8 क्राइटेरिया आता है, 8। हमारा खुद का 20 to 60 SRK का माइक्रो में क्राइटेरिया हम और डालते हैं
कि भाई GIN ने बोला कि कलर E है या D है, मगर ऐसे थोड़ा अच्छा है या कम है, ये हम डालते हैं। बहुत अच्छी बात। तो ये इसके लिए सबका जो विश्वास बैठ गया। तो आपकी बात सही है कि हमारा डायमंड में आज जो लोग गलत काम करके गए उसके लिए पूरा डायमंड बिजनेस पूरा विश्व में, नहीं तो डायमंड बिजनेस में अच्छे से अच्छे व्यापारी जुबान का लोग है वो डायमंड में है, मगर ये 2-3 लोग ने ऐसा काम किया तो पूरा मार्केट का इमेज उसने बिगाड़ दिया। एक मैं अंतिम सवाल अपने आप से पूछता हूं, और मैं सब हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम के साथ, उनसे मेरा निवेदन है कि आपने जो भी प्रश्न पूछने हैं वो आप Q&A बॉक्स में, क्वेश्चन एंड आंसर बॉक्स में लिखें, और मेरे कॉलीग विराल जी उसको पढ़ के बताएंगे, पूछेंगे, गोविंद काका से पूछेंगे। और मेरा अंतिम सवाल आपसे है कि ये भगवान ने हमें कोविड की चुनौती भेजी, तो इसमें आपका कैसे योगदान रहा पूरे लोगों के विश के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए? मुझे लगता है क्योंकि आपके अंदर समाज कल्याण की बहुत भावना उत्तम है, तो ये कोविड के समय में आपने किस तरह से योगदान दिया, इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो हमारा फैमिली के बारे में बता दूं तो हम एक ही कॉम्प्लेक्स में धौलकिया फार्म में 4 भाई साथ में रहते हैं, और सब मिलके हम 40 लोग हैं फैमिली का यहाँ। तो ये कोविड में हम लोग 4 महीने तक एक फार्म में हम लोग 40 लोग और 35 सर्वेंट, 75 लोग हम एक ही फार्म में एक ही साथ में रहा। और हमारे यहाँ फार्म में गौशाला है, वो खेतीबाड़ी, तो सब्जी बनती, सब यहाँ से बढ़ता है। तो 4 महीना जो हमको फैमिली के साथ में 24 घंटा रहने का मिला, थैंक्स टू कोरोना। मगर ये बोलना नहीं चाहिए, मगर अपने जो कुछ मुश्किल आवी जाए उसमें से क्या हम तक झड़प ले, ये मैं बोलता हूँ कि उसकी अच्छाई की थी। बुराई तो उनकी बहुत थी कोरोना की, मगर ये अच्छा हुआ कि हम सब साथ में रह सके। सर, दूसरा के हम लोग ने हमारा जो फैक्ट्री में तो सबका पगार हमने शुरू रखा था, किसी का 4 महीना फैक्ट्री बंद रहा, पगार नहीं का किसी को नहीं दिया, बंद कर दिया, ऐसा किसी का नहीं किया। क्यों नहीं किया? 2008 में जब वर्ल्ड रिसेशन आया तब भी हमने एक भी वर्कर को ना नहीं बोला था, सबको रख के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया था वर्ल्ड में, हमने नहीं तोड़ा था। हम तो मालूम था कि उसका बेनिफिट क्या है, कि वर्कर लोग ऐसी 1000 ऑफ लेटर आया था कि सब लोग बोलते हैं कि गोविंद काका भगत, मेरा नाम भगत भी है, गोविंद भगत, मगर मैं मानता हूं कि गोविंद भगवान है। कोई ऐसा बोला कि लोग क्यों गोविंद भगत बोलते हैं, आज मालूम हुआ कि हमको आपने ये मंदी में रख लिया और इतना आशीर्वाद दिया था कि डायमंड में मेरे से नुकसान आता था 001 पॉइंट, अभी जिंदगी में एक भी नुकसान मेरे से नहीं आएगा। तो ये ऐसे कोई ने बोला कि मेरी 1 साल मेरी रूम चले, इतना पैसा है, मैं दिवाली तक सैलरी नहीं लूंगा, अगर कंपनी बच जाएगी तो मैं लूंगा। ऐसा 2000, क्योंकि 100 का 70 एक महीने में हो गया था तभी। तो तभी जब हमने सबको रखा था ऐसे, हमने ये पगार सबको बांटा, इसका रिजल्ट ऐसा आया, लोग मिलते वर्कर रोने लगते हैं कि साहब क्या आपने हमको, क्योंकि हम तो गांव थे और हमारे अकाउंट में पगार आ जाए, एक कोई मान्यता में नहीं आते हैं, ऐसा खुश होते हैं। और आज ये जो आप बोले कि कंपनी का ये मूल्य कंपनी का है कि ये लोग अपना जान देने का है तो देते, नहीं तो बॉस 55 साल से 50 साल कंपनी का पूरा हो गया। आपको जान के आनंद होगा कि एक भी स्ट्राइक तो नहीं हुआ, मगर एक भी वर्कर अगेंस्ट में नहीं गया, एक भी स्टाफ मेंबर कंपनी के अगेंस्ट में नहीं गया आज तक। इतना रिस्पेक्ट करते वो लोग। और कोरोना की बात माफ कर दो, जरा बाकी रहेगी। तो ये कोरोना में यहाँ का सूरत में जो
बहुत बड़ा वर्कर सिटी ऐसे बोलते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, कलेक्टर कमिश्नर के लेके सब एनजीओ सब लगी हुई थी। तो उसमें हमने जहां भी जरूरत पड़ा हमारा स्टाफ को भेजा था, जितना कभी किसका आदेश आ गया इतना पैसा दे दो, वो तो सब बाटी तो पैसा था दिया, वो बड़ी बात नहीं है। मगर हमारी कंपनी में ये 6,000 लोग दोपहर को खाना खाते हैं, अभी तो वो किचन बंद है, तो हमारे 2 मशीनें रोटी बनाने का, तो ये 2 मशीन हर घंटे को 4,000 रोटी निकालता है, तो हम 30,000 रोटी एवरी डे 8 घंटे में इसको बना के, ये जो संस्था बांट रही थी साइडो करके संस्था है, वो तो 2.5 लाख 2.5 लाख वो बांटती थी हर दिन, इसमें 30,000 हमारे वहां से जाती थी। तो ऐसा कोरोना में अच्छा काम भी हो गया, उनका आनंद है। और आपको एक फिर वहां से दिल्ली से किस कॉल आई थी? एक आया था, तो ये मिनिस्टर का कॉल आया, वो 1 साल पहले हमारे वहां देख के गए थे, तो उसने बोला कि सॉरी, हमारे यहाँ बंगाल में जो मेरा जहाँ एरिया है वहां का लोग ये वहां फंस गए, स्टेशन के सामने 300 लोग बैठे हैं, तो आप उनको मदद कीजिए। मेरा टीम पूरा गया और वहां जाके उसको क्या चाहिए बोला, तो बोला अभी हमको हमारी ट्रेन 15 दिन के बाद है, हम लोग घर वापस जाते हैं। तो हमने घर वापस पहुंचाया और उसको बोला आप खाने पीने का बंदोबस्त होके के आप कर दो। तो हमने 1 महीना 1.5 महीना चले पूरा किट बना के अनाज के साथ पूरा। और असल में ये भगवान ने ऐसा हमको बुद्धि दिया, क्योंकि गीता में भगवान ने बोला है ने कि ददामि बुद्धि योगम तम, बुद्धि दाता मैं हूँ। हम कुछ नहीं करते, ये भगवान ही करते हैं, क्योंकि भगवान की कंपनी है, तो भगवान ही सब डिसीजन लेते हैं। तो हमने सोचा कि अब बेचारे को किट तो दे दिया, पर उनके पास पैसा तो होगा नहीं, ये 2-3 महीना हो गया, उनके फैक्ट्री बंद होगी। तो हमने ये किट में 2-2 हजार का एक कवर रख दिया, 2-2 हजार रुपया किट में रख दिया। हमने बोला नहीं किसी को पे, क्योंकि सब लोग नहीं तो लाइन लगे कि पैसा दे तो सब लोग आ जाए। तो हमने उनके घर पे जब किट पहुंचाई, उसने शाम को खोला होगा, दूसरे दिन खोला हो गया, घंटे में खोला, तो उनको मालूम पड़ा कि ये पैसा, तो वो पैसा का वो फोटा निकाल कर सोशल मीडिया में बड़ा हंगामा मच गया। और उनका फोन दिल्ली से आया कि काका आपने क्या किया, हमारे लोग तो सब पागल हो गया है, सब लोग किट देते खाने देते मगर कोई पैसा बांटते हैं, आपने तो साथ में पैसा भी दे दिया, वो लोग तो बहुत हो गया। बस ये जीवन की धन्यता है। बहुत अच्छी बात है। अब विराल जी आप अपनी तरफ से सवाल पूछिए, प्रश्न पूछिए, और जो ऑडियंस सवाल पूछ रही है वो काका को बताइए। जी सर। तो गोविंद काका, मेरा सवाल ये है कि आपकी सक्सेस के बारे में सब लोग जानते हैं, बट सक्सेस कोई चैलेंज के बिना नहीं आती। तो आपके जीवन की बिजनेस स्टार्ट करने के बाद की सबसे बड़ी चैलेंज के बारे में बताइए, और आपने उसका सामना कैसे किया और कैसे आगे बढ़े, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो उनका मेरा तो जवाब है भाई कि चैलेंज हम जीते हैं न जिंदे हैं तब तक चैलेंज तो एवरी क्षण आती है, एवरी मिनट आती है, एवरी डे आते हैं। तो चैलेंज ये तो लाइफ है, मगर हैप्पीनेस भी ऐसे ही है, वो हर दिन हर साल हर घड़ी क्षण आती है। तो हमारा जो चैलेंज आया उसको हमने कभी गंभीर नहीं लिया। मैंने आपको बोला 2008 में चैलेंज आया कि भाई पूरा वर्ल्ड ने जब रिसेशन में पूरा स्टाफ निकाल 50% कर दिया, 30% कर दिया, वो चैलेंज ही थी, बड़ी चैलेंज। तो हमने भाई सोचा कि ये हमारा फैमिली मेंबर है, हम बोलते हैं कि ये हमारा SRK का फैमिली मेंबर है। तो जब कंपनी में हम है, हम उनका वडील है, तो वो लोग भी रहेंगे, जब निकलेंगे तो सब लोग साथ में निकलेंगे घर में से, बाकी कंपनी में रहेंगे तो सब लोग साथ में रहेंगे। तो बहुत हमारा पार्टनर में भी डिस्कस हुआ कि जब एकदम आग लग गई तो जितना बचे इतना बचा लेना चाहिए। मैंने बोला ये आग की बात अलग है, ये हम सब बच जाएंगे, आप चिंता नहीं करो, क्योंकि कंपनी भगवान की है, भगवान हमारे साथ है। तो ये ऐसे करके जो चैलेंज तो एवरी क्षण आती है, मगर ये एक चैलेंज है।
ऐसे तो चैलेंज लाइफ में, जिंदगी में भी आती है। उसमें मैं चैलेंज में एक दूसरी बात आपको बिजनेस के बारे में नहीं, फैमिली के बारे में बता दूं। सर, आपको जान के ताजुब होगा और ऐसे बोला गोविंद काका गलत है, ऐसे भी आप मानेंगे। मेरा लग्न जीवन को 31 जनवरी में 50 साल पूरा होता है, ये 31 जनवरी को। और मेरी वाइफ अनपढ़ है और आज तक हमारे दोनों में 50 साल में एक भी झगड़ा नहीं हुआ है। मानेंगे कोई? मगर ये है, भगवान की कृपा है आपको। और हमारे वहां अश्विनी कुमार आया था मेरा बेटा की शादी में 2009 में। तो उसने बोला कि आपने ये आपकी वाइफ का, जब मैं 3 दिन पहले आया तब पहचान करवाया था कि ये अनपढ़ है। मैं आज उनको डॉक्टरेट की डिग्री देते जाते हो कि ये डॉक्टर चंपाबेन है। क्यों? कि फैमिली को कैसे साथ में रखे, ये उसने पीएचडी किया है, फैमिली को कैसे साथ में रखे, ये बात। फिर भी जैसे विराल पूछ रहे हैं, कोई तो ऐसी कठिनाई आई होगी जिसका आपने सामना किया होगा, तो कैसे आपने वो सामना किया? ऐसी कोई कठिनाई के बारे में बोलना चाहेंगे? सर, कठिनाई में तो हमारा जो पार्टनर का देहांत हो गया, इससे कई कठिनाई हुई। तो उसको भी हमने, था तो मुश्किल मगर उसको अवसर में बदल दिया, क्योंकि उसका बेटा को साथ में रखे, उनको भी रखा। तो आज एक पार्टनर चला जाए और उनका 12 साल तक आप उनका काम करते रहे, ये कठिनाई आई थी, इसमें से हमने अचीवमेंट निकाल दिया। ऐसा सब है। तो मैंने आपको बोला ऐसा कि मेरा जीवन इतना स्वभाव के हिसाब से भरपूर गया। भगवान को मेरी 4 हाथ है, कृपा बरस रही है, विचार ऐसा देते हैं। तो कोई भी कठिनाई आवी, ये कठिनाई तो मैंने बोला ये सब बड़ी कठिनाई है, छोटी छोटी तो आती रहती है। फिर मैं उनको एक छोटी लेता हूं और समझता हूं कि धीर गंभीर बनो। हम धीरज अगर रखेंगे तो धीर गंभीर बनेंगे तो उनका सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। विराल जी, आप सवाल पूछ रहे हैं लोग। जी जी, पथिक कोठारी जी पूछ रहे हैं कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया 1970 में, तब ये डायमंड का बिजनेस ज्यादा वैल्यू ओरिएंटेड यानी ज्यादा प्रॉफिट वाला नहीं था, तो फिर आपने इसको क्यों चुना और आपने कैसे इसको ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाया? सर, हम तो खेत करते थे, खेत में काम करते थे, तभी एक दिन का 1 रुपया हमारे गांव में मानस मिलता था। तो यहाँ 1 महीने में 103 रुपया का पगार आवे तो 4 गुना पगार मिलता था। खेत में काम करने से डायमंड में 4 गुना मिलता था, एवरीडे 4 रुपया मिलता था। तो अच्छा ही था, इसलिए आया। नकर हमारे गांव में जैसे भले कोई लाइफ में नहीं था। क्यों? मैंने 7 साल तक सड्डी नहीं पहनी। गांव में कोई नहीं पहनता था, स्कूल में जाता पहली बार तभी सड्डी पहन के जाता है, तभी तक नहीं पहनता था। तो ये पूरा गांव का कल्चर था। तो ये मैंने 11 साल तक चप्पल नहीं देखा मेरा पैर ने, क्योंकि गांव में कोई नहीं पहनता था। मैं लाठी जाता था 6 किलोमीटर स्कूल में, नंगा पैर ही जाता था। तो ये जो लाइफ है, मगर ये तभी लाइफ की इजी लगती थी। तो हम डायमंड में क्यों आए? तो भाई शहर में रहने को मिले इसलिए आए थे। फिर आप बोले कि प्लान किया था इतना सर के बड़ा बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखो सर, ये अमिताभ बच्चन एक पिक्चर में डायलॉग बोलते हैं, मैं चलता गया कारवा बनता गया। ये मेरा लाइफ में है। क्या मालूम ही क्या था कि कंपनी क्या होती है, कंपनी क्या होती वो भी मालूम नहीं था। बहुत अच्छी बात है। शिवानी जी पूछ रही है कि भगवत गीता जी में से सबसे बड़ी सीख आज के यंगस्टर्स के लिए आपकी क्या होगी? भगवत, कर्म करो, उनकी फल की इच्छा नहीं रखो। एक कर्म योग बोलते हैं। तो गीता में कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है। तो आप कर्म योग में पहले पदार्पण करो। तो कर्म योग का मीनिंग, आप बोले ऐसे तो कैसे होता है, काम करे और आशा नहीं रखे।
अरे भाई, आशा नहीं रखे मिस कि आप उनका लिए आशा के लिए काम करेंगे नहीं तो आपका काम कभी सफल नहीं होगा। आप पहले काम को न्याय दो, कोई भी काम करो, उसमें आपकी पूरी मेहनत, स्किल, क्योंकि 6 साल मैंने काम किया, कितना घंटा किया? 14 घंटा। सुबह में 6 बजे फैक्ट्री शुरू होता था, रात को 8 बजे बंद होता था। थकावट लगता नहीं था क्योंकि आनंद होता था, अचीवमेंट था। खेती में काम तो हम 14 घंटा ओपन टू स्काई में, सनलाइट में 43 डिग्री में करते थे, इससे ऊपर यहाँ छत थी। तो प्रॉब्लम इज प्रोग्रेस, हमारी कंपनी का एक सेंटेंस है, प्रॉब्लम इज प्रोग्रेस। एक किसको प्रॉब्लम, अभी किसको प्रॉब्लम है, कौन सक्सेस नहीं होता है? जो लोग कंफर्ट जोन में है। तो इफ यू वांट प्रोग्रेस, यू गो आउट ऑफ कंफर्ट जोन। तो ये कर्मयोग हो गया। जी जी। नरेंद्र जी पूछ रहे हैं कि आजकल लोगों को गांव या फिर छोटे जो अपने शहर है वहां पे जाके काम करना और जो आपका बिजनेस है वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसका वैल्यू बनाए रखना, वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो आज की लाइफ में, आज के बिजनेसेस में वो हम ज्यादा कैसे कर सकते हैं? नहीं, सब लोग, गोविंद भाई ये जो सवाल पूछ रहे हैं नरेंद्र भाई, ये चिन्मया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट गांव में काम करते हैं, रूरल डेवलपमेंट में, और वहां लाखों लोगों का इसको प्रभाव हुआ। वहां हमारे चिन्मय मिशन का ये प्रोग्राम है, वहां के हैं नरेंद्र भाई। हाँ, अच्छा, तो आपका जो क्वेश्चन है ये फिर से जरा बोलिए ना प्लीज। मैं हाँ, अभी आज के जमाने में ज्यादातर लोग छोटे सेंटर्स में ज्यादा बिजनेस करने के लिए नहीं जाते, और जाते भी है तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए। हाँ, देखो ये जनरेशन टू जनरेशन कैसे चले, एक बार हमने तो सेटअप कर दिया। देखो, मैंने पहले आंसर आधा दे दिया है कि लीडरशिप का गुण है वो लंबे समय तक चलता है। जैसे टाटा, आज उनकी 4th जनरेशन आ गई फिर भी बराबर चलता है, उसका मॉरल चलता है, वैल्यू चलता है। तो ये हमारे घर पे जब भी रतन टाटा आए थे 1 साल पहले, तो हमने यही क्वेश्चन हमारे यंगस्टर ने पूछा था कि हमारी कंपनी को हम लंबा चलेने का है तो क्या करें। तो उसने यही बोला था कि उसका मूल्य आप खड़ा करो, कंपनी का मूल्य खड़ा करो। जो मैं बोलता हूं कि हमने किया है। क्यों? कि अभी हमारा 4th जनरेशन आने लगा बिजनेस में, और पूरा सब निर्व्यसनी है, सब बच्चे 3rd जनरेशन 4th जनरेशन वो सब फॉरेन में पढ़े हुए हैं, ओवरसीज में, अमेरिका, यूरोप। फिर भी आज कोई नो एनी व्यसन, कोई नो एडिक्शन, क्या बोलते हैं व्यसन को। तो ये जो है वो तो मैं मानता हूं कि हमारा भाई 4th जनरेशन तक तो हमारा चलेगा। क्यों? कि उसके मन में ये भी आ गया है कि कैसे हमारी कंपनी का वैल्यू है और हमने वैल्यू के करे। अच्छा, लंबा चलेने का है, अब उदार बनो। उदार बनो मीन्स आप बांटो। किसको बांटने का? सबसे पहले अपना फैमिली को, अपना फैमिली कौन? अपने साथ काम करते पूरी कंपनी, उनको बांटो। अगर बांटते रहेंगे तो कोई कंपनी को प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बांटते रहना चाहिए, उसमें लोभ कभी भी नहीं करना। क्योंकि कंपनी जो सीईओ होते हैं, एमडी होते हैं, वो बुद्धि से चलाते हैं। मैं बोलता हूं बुद्धि का उपयोग खाली 40% करो, 60% हृदय चलाओ। आपकी कंपनी को कोई आंच नहीं आएगी। आप क्या करते? 10% खाली लोग चलाते। बुद्धि का बहुत उसको अभिमान होता है, मैं बुद्धिशाली हूं, इसलिए उसकी बुद्धि कोरी होती है, विनाश नहीं होती। तो ये हृदय में विनाश होती है। तो कंपनी में 60% हृदय, 40% बुद्धि, विवेक के लिए। तो कंपनी को जनरेशन टू जनरेशन कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जी सर। जतिंदर जी का आपको प्रणाम। वो पूछते हैं कि आपकी जैसी बड़ी कंपनी में आजकल लीडर्स
चुनने के लिए बहुत ही चैलेंजेस आते हैं। तो आप लोग विद इन कंपनी लीडरशिप डेवलप करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा जो फैमिली में अभी कंपनी में काम, फैमिली में से 14 लोग काम करते हैं, मगर अगर उम्र में बड़ा वो बड़ा नहीं, किसके पास स्किल है, ये खुद क्या कर सकता है, क्योंकि कंपनी में बहुत डिपार्टमेंट है, उनको कौन सा डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है। अगर वो बोलेगा कि मेरा इंटरेस्ट एचआरडी में है, चलो भाई एचआरडी में है, तू एक मेरे को निबंध लिख के कर कि तू कंपनी में एचआरडी में क्या करना चाहते हो। अगर उसका विचार बराबर कंपनी के योग्य है तो उनको सौंप देते हैं, मगर उनको हम समझाते हैं कि भाई तेरा विचार ये नहीं है, कंपनी ऐसे नहीं चले, दूसरा डिपार्टमेंट तू चॉइस कर। तो अगर वो बोले मैं परचेस करूंगा, परचेस में महंगा एक दो, हम जाते हैं भाई, चलो एक साल तेरे को देते हैं, इतना माल खरीद करके लाए और उसका बैलेंस शीट एक साल के बाद बताए कि तूने परचेस किया, उसमें ये सब लोग परचेस कर से उससे ज्यादा तूने क्या किया। अगर उसमें सफल हो गया तो उनको सौंपते हैं। जी सर। और रामाराजू पूछते हैं कि सक्सेसफुल बिजनेस चलाने के लिए ज्यादा क्या जरूरी है, डिग्री यूनिवर्सिटी की कि ज्यादा ज्ञान बिजनेस का? मैं ज्ञान और डिग्री दोनों को कम मानता हूं। स्किल और नेचर, स्वभाव दो होगा तो कंपनी में कोई नहीं रोक पाएंगे। क्या स्किल, आप कोई भी काम करो उसके ये उसमें आपका ज्ञान जो स्किल है ये सबसे अच्छी होनी चाहिए। अगर आप ऊपर से आके कंपनी में बैठ गए, अगर स्टील की कंपनी है, मैं अब स्टील की कंपनी में जाऊं तो अनसक्सेस हो जाऊं, क्यों कि स्टील में मेरे को मालूम ही नहीं मेरे को क्या करने का है। तो पहले मेरे को वो नॉलेज लेने का है कि स्टील में क्या करने का, कैसे करने का, उसका ज्ञान हो गया, 4-5 साल हो गया, बाद में मैं करूं तो चलूं, मगर मैं मालूम ही नहीं है तो कैसे चले। ऐसे जो आप काम करने चाहते हैं सबसे पहले 1000 दिन का ट्रेनिंग ले, 1000 दिन वो काम करे, फिर वो काम शुरू करो, क्योंकि स्किल आपका डेवलप हो गया। तो अगर स्किल डेवलप हो गया तो उसको कोई रोक नहीं सकते। तो स्किल होना चाहिए और स्वभाव। स्किल लोग काम तो करते हैं, मगर अगर हमारा नेचर अच्छा नहीं है तो अच्छे लोग हमारे से जुदाई हो जाती है, अच्छे लोग हमको अवॉइड करने लगते हैं। क्यों कि हम खेत की, क्यों हम खेडूत है, किसान है तो खेत की बात करेंगे, हम कुछ भी बोते हैं और अभी ऐसा है कि फसल पकने की तैयारी हो गई, फिर हमने उसको नीचे राप डाल दिया और सब निकाल दिया, तो कहां से वो फसल आएगी। ऐसे सब लोग अच्छा काम बहुत करते हैं, मगर एक बार उनका नेचर में से ऐसा करते हैं तो सब फसल पका हुआ फिर राप चल जाती है, नीचे खत्म हो जाती। जी सर। और मिस्टर एंडले पूछते हैं कि आज जब आप कोई यंगस्टर, कोई युवा को अपनी कंपनी में रखते हैं तो आपकी जो वैल्यूज है उसके साथ उसका मिलाप कैसे करते हैं? आपका आवाज कटा था, फिर से बोलिए ना। जी जी। मिस्टर एंडले पूछते हैं कि जब भी आप कोई युवा को आपकी कंपनी में नौकरी देते हैं तो आपकी जो वैल्यूज है उसके साथ वो उनका मिलाप हो जाए, उसके लिए आप क्या करते हैं? हाँ, ये सबसे पहले तो हमको उनको जो छोटा काम है, जो वहां से स्किल मिस डायमंड कटिंग का जो काम है फैक्ट्री, सबसे पहले उसमें रखते हैं। अच्छा। तो एक ट्रेनिंग सेंटर है, तो ट्रेनिंग सेंटर में उनको थोड़ा नॉलेज दे दे के डायमंड क्या है, फिर वो प्रैक्टिकल क्या कर सकता है। तो 4-5-6 महीना हमारे साथ रहते हैं तो उनका 50% हमको मालूम हो जाता है कि ये आदमी कैसा है, कंपनी के लायक है कि नहीं। तो फिर उसको ऐसा लगे कि लंबी रेस का घोड़ा नहीं, तो हम बोलते हैं कि अभी हमारे जगह नहीं है, आपकी ट्रेनिंग खत्म हो गई, आप चले जाओ। अगर काम का है तो हम उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आपको हम 6 महीना ये ट्रेनिंग में रखते हैं, उसमें आप देखो आप क्या कर सकते हैं। तो आपको हम 6 महीने के बाद बोलेंगे कि आपका काम कैसा है, अपडेट होगा या नहीं होगा। तो ये दूसरा पड़ाव हो गया।
फिर वो तीसरा पड़ाव में उसको हम फिर अगर कमी रह जा तो हम उनको फिर आगे बढ़ाते हैं, फिर उसको परेशान नहीं करते, मगर 1 साल तक हम उनको करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि हमारा काम का है कि नहीं, सिद्धांत में बैठता है कि नहीं। जी काका। और राकेश जिनसी जी वो भी बता रहे हैं कि आपके जैसे लोग सिर्फ मूवीज में ही दिखते हैं, मींस रियल लाइफ में बहुत ही कम होते हैं। और उनका सवाल ये है कि जब भी ऐसी कोई स्थिति आती है कि कोई निर्णय आपको लेना है जहां पे आपकी वैल्यूज और आपका बिजनेस डिसीजन, वो दोनों के बीच में कोई चैलेंज है, तो आप वो स्थिति का कैसे निवारण करते हैं? देखो, वैल्यू चली गई और प्रॉफिट कंपनी में हो गया तो लंबी कंपनी नहीं चलेगी। अगर वैल्यू बच गया और कंपनी में घाटा आ गया तो वो तो 4-6 महीने में सही हो जाएगा। तो वैल्यू, ऑनेस्टी, इसमें तो कभी भी नो एनी कॉम्प्रोमाइज। और अमित जी का सवाल है कि आज कोई भी कंपनी में जाइए, ज्यादातर सबको इमीडिएट यानी आज ही आज रिजल्ट चाहिए, बट उसमें क्वालिटी कभी कभी मेंटेन नहीं रहती। तो जब भी ऐसा कोई इमीडिएट रिजल्ट चाहिए तो उसमें क्वालिटी को कैसे मेंटेन करना? एमा एक मैंने आधा तो आगे समझ दिया कि धीर गंभीर, धीरज रखने का। जैसे जल्दी आता है ना, वो जल्दी चला जाता है, तो जल्दी आता वो जल्दी रहता नहीं। ऐसा आप एकदम, ऐसा आपका बिल्डिंग जब बनते हैं उसका एकदम नीचे से हम उनको पक्का करते हैं कि भाई 100 साल चले, 500 साल चले, ऐसे हम उनका पाया मजबूत करते हैं। ऐसा हमारी कंपनी को स्ट्रेंथ पहले बनाओ, पैसा तो बनेगा, ऑटोमेटिक बनेगा। स्ट्रेंथ अगर बन गया तो पैसा तो बाद में बनता ही रहेगा, बनता ही रहेगा। जैसा आज हमारी कंपनी का स्ट्रेंथ बन गया तो हमको माल लेने जाने की जरूरत नहीं है, बेचने की जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है, सब सिस्टम ऑटोमेटिक पावरफुल चलते हैं। तो क्या क्यों हुआ? 50 साल हो गया, 50 साल से स्ट्रेंथ किया है। अभी तो हमको क्या है कि जो किया है इसको कोई आके अचल बदल नहीं, इतना ही खाली ख्याल रखने का है। तो ये हमको पूरा परेशानी है। बहुत ही बढ़िया। अच्छा विराल, अभी समय आ रहा है इसको समाप्त करने का, तो आप अपनी तरफ से क्या आपको आज अनुभव हुआ विराल, बताइए कि काका के साथ आज आपको क्या कैसे महसूस हुआ? जी सही में, मैंने जैसे पहले बताया, मेरे लिए आज बहुत ही स्पेशल दिन था। और सबसे बड़ी सीख अगर मैं लेना चाहूँ तो ये है कि आपको कभी भी आपके बैकग्राउंड का नहीं देखना है, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या अचीव करना है, हमेशा उसकी तरफ ही ध्यान रखना है। और आपका जो कैरेक्टर है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, सफलता से भी पहले। ये मेरी आज की सीख है आपसे गोविंद काका। बराबर ने आपने सही सोचा। ने देखो, कहने के लिए बहुत कुछ होता है, मगर समय एक किसी के राह नहीं देखता, समय तो उनके हिसाब से चलते रहते हैं। अपना भी समय खत्म हो गया, अभी मेरा बात तो ओनली 10% हुआ है, तो क्या करें कि हम तो 10 घंटा तो बात कर नहीं सकते। मगर अभी भगवान ने कोई ऐसी योजना की और कोरोना चला गया तो हम ऑनलाइन नहीं मिलेंगे मगर ऑफलाइन मिलेंगे, तभी बात करने में ज्यादा आनंद आता है। अगर फेस टू फेस सबके साथ बात करते हैं तो बहुत आनंद आता है। तो इसलिए, क्योंकि मैं एग्जांपल दूं कि IIM में मैं गया तो उसने पहले मेरे कोई 75 मिनट दिया था, तो 75 मिनट, सवा घंटा, तो उसमें तो वो लोग सब खड़े हो गए। वो उसको बोला 1 घंटा और दो, उसका प्रिंसिपल को उसने प्रोफेसर को बोला कि अंकल का 1 घंटा और दो हमको, कैसे भी, फिर आधा घंटा ज्यादा दिया। तो अभी वो मेरा टाइम ही अभी रखता है 1.5-2 घंटे का। तो ऐसे हमारा तो ऑफलाइन में तो टाइम कभी बता ही नहीं। इसलिए भगवान की दया है, बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है। और
सर्वे जना सुखिन संतु सर्वे संतु निरामया, सब लोग सुखी रहे, ऐसी भावना। और हमने आपने ये सब लोग जो सुन रहे उनके साथ हमारी मुलाकात करवाई। ये सब लोग के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को नमस्कार करके आप सबका आभार मान के मैं बोलता जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। गोविंद काका, मैं कुछ बोलना चाहूंगा आखिर में। आज मैंने आपके साथ ये 5 चीजें सीखी। एक, जो असली धन है हमारे जीवन का, वो धन किसी नाम में नहीं है, पैसे में नहीं है, राशि में नहीं है, वो हमारे चरित्र में है। दूसरा, मैंने ये सीखा कि हमको कोई भी एक चीज जो हमारे स्वभाव से मिलती है उसको पकड़ लेना है और उसके साथ हमने ऐसा जोड़ लेना है अपने आप को, पूरा मन लगा के उसमें विलीन हो जाना है। और जैसा हम उसके ऊपर काम करेंगे, 1000 घंटे का आपने उदाहरण दिया, तब उसमें बहुत निपुण हो जाएंगे। तीसरा, आपने कहा कि जब सब मिलकर एक दूसरे के साथ काम करेंगे तो वो प्यार की भावना आगे बढ़ेगी, उसकी मिठाई आगे बढ़ेगी। चौथा, आपने कहा हर एक चुनौती में एक अवसर है कुछ सीखने का और अपने आप को सुधारने का। और पांचवा, आपने कहा हमेशा ये याद रखो कि काम करने वाला मैं नहीं हूं, मेरे द्वारा काम करवाया जा रहा है। जय जय हो। मैं तो एक जरिया बन रहा हूं भगवान का काम करने का। जब इस तरह से मैं काम करूंगा तो सब जगह उसकी मिठास बढ़ेगी और सब लोग उसके साथ, उसका सबका कल्याण होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गोविंद जी, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनिल साहब। थैंक यू विराल, ग्रेट टू हैव यू। और आपने बहुत अच्छा आज हिंदी में आपने वार्तालाप किया, बहुत अच्छा। थैंक यू। थैंक यू।